नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक्स की पंक्ति जाति निकालना सीखेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, पीछे की वीडियोज़ के अंदर हमने मैट्रिक्स की केवल जाति निकालना उसका अध्ययन किया है, लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स की पंक्ति जाति और स्तंभ जाति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, पंक्ति जाति है वो किस प्रकार निकालेंगे। माना हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, उसको का क्रम है वो क्या है, m/n है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में स्मॉल n अवयव है, अर्थात प्रत्येक पंक्ति में n सदिश है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी। मैट्रिक्स ए में Li, और Li बोले तो स्टूडेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट या एक घातक या फिर रेखिकतः बोल सकते हैं, और स्वतंत्र पंक्ति सदिशों की अधिकतम संख्या को एक ही पंक्ति जाति कहते हैं। अर्थात एक ही पंक्ति जाति का मान है वो स्टूडेंट्स एक ही Li पंक्तियों की अधिकतम संख्या इस मान के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है वो बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2008 के अंदर पूछी हुई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरी का पार्ट है वो साथ साथ में कंप्लीट कर लेना चाहिए। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ने बताकर आपको यहाँ पर थ्योरी के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है एक एक नंबर के अंदर, इसलिए मैं थ्योरी का पार्ट है वो साथ लेकर चल रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो मैट्रिक्स की स्तंभ जाति और इसकी अगर डेफिनेशन तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर केवल और केवल हमें क्या करना होगा, मैट्रिक्स ए में Li स्तंभ सदिशों की अधिकतम संख्या को एक ही स्तंभ जाति कहते हैं। यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है स्टूडेंट्स, केवल पंक्ति की जगह हमें क्या लिखना है, स्तंभ नाम लिखना है। क्या करना है, पंक्ति की जगह स्तंभ नाम लिखना है। तो यहाँ पर एक ही स्तंभ जाति और इसका मान भी किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, एक ही Li स्तंभों की अधिकतम संख्या के मान के क्या होगा, बराबर मान होगा। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, आप मैट्रिक्स की पंक्ति जाति और स्तंभ जाति की डेफिनेशन दे सकते हैं। या मैं क्या लिखता हूँ, एक ही स्तंभ जाति क्या है, एक ही स्तंभ जाति और इसका मान है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर किसके बराबर होगा, एक ही Li स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम और संख्या इस मान के क्या होगा, बराबर होगा। अगर हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मैट्रिक्स की जाति और इसको परिभाषित कीजिए, तो इसकी डेफिनेशन पहले भी पढ़ी है हमने स्टूडेंट्स, और अब भी मैं दोबारा बताता हूँ। एक मैट्रिक्स की पंक्ति जाति तथा स्तंभ जाति समान हो तो यह उभयनिष्ठ संख्या ही उस मैट्रिक्स की जाति कहलाती है। अर्थात एक ही पंक्ति जाति का मान एक ही स्तंभ जाति के बराबर होता है। वही क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ही जाति और किसी भी मैट्रिक्स की जाति है निकाली जाती है, उसको रो ऑफ ए मैट्रिक्स दी हुई है तो उसको स्टूडेंट्स रो ऑफ ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार देखिए स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल फर्स्ट है वो मैट्रिक्स की पंक्ति जाति और स्तंभ जाति किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स की पंक्ति जाति और स्तंभ जाति एग्जाम्पल नंबर है फर्स्ट किस प्रकार से हल करते हैं। मैट्रिक्स की पंक्ति जाति और स्तंभ जाति ज्ञात कीजिए। हमें क्या है, पंक्ति और स्तंभ जाति पूछिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, पंक्ति जाति और स्तंभ जाति और इसका मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ए मैट्रिक्स है दी हुई है और उसका मान कितना है। देखिए स्टूडेंट्स, 1 2 और 3, 2 3 और 4, 0 2 और 2 इतना मान दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात यही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैट्रिक्स की जाति ज्ञात करने के लिए हमारे पास कई मेथड है, लेकिन आपको केवल और केवल पंक्ति और स्तंभ जाति पूछी जाती है तो केवल देखिए स्टूडेंट्स, बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर आपके जो बुक के अंदर मेथड दिया हुआ है वही आपको यूज में लेना होगा। और आप हिंट के तौर पर मैट्रिक्स की जाति है वो डायरेक्ट आंसर चेक करने में यूजफुल कर सकते हैं। अब सर्वप्रथम चाहे हमें पंक्ति जाति निकालनी हो स्टूडेंट्स, चाहे स्तंभ जाति निकालनी हो,
तो इस मैट्रिक्स ए के अंदर हमें हिंट के रूप में क्या यूज में लेना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक क्या है, मैट्रिक्स है और इसके अंदर ये एलिमेंट दिए हुए स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो मुख्य विकर्ण होगा, क्या होगा, मुख्य विकर्ण। और मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट, सर्वप्रथम इसको हमें क्या है, शून्य बनाना होगा स्टूडेंट्स। किसको, जो मुख्य विकर्ण है, यहाँ पर जो यहाँ पर A11 एलिमेंट होगा उसके नीचे वाला अवयव है वो सर्वप्रथम हम शून्य बनाते हैं। उसके बाद में इसको क्या है, शून्य बनाना होगा। 2 नंबर के अंदर हमें क्या करना होगा, इस स्टार के नीचे हमें क्या करना होगा स्टूडेंट से, शून्य बनाना होगा। इस तरीके से हमें ये प्रोसेस जारी रखनी है। उसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, संक्रिया ऑपरेट करनी होंगी। क्या होगा, यहाँ पर अगर हम पंक्ति जाति निकाल रहे हैं, क्या है, पंक्ति जाति, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से ये काम करना है पंक्ति जाति के लिए, केवल और केवल पंक्ति जाति के लिए। अगर यही काम हमें स्तंभ जाति के लिए पूछा जाए तो यहाँ पर सर्वप्रथम शून्य बनाना होगा। क्या करना होगा, यहाँ पर है शून्य, उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर शून्य बनाना होगा और उसके बाद में ये शून्य बनाना होगा। इस तरीके से यहाँ पर ये त्रिभुज रूप में हमें क्या है, शून्य प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर शून्य बनाना होगा, फिर ये शून्य बना लीजिए या फिर ये शून्य बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर शून्य क्या है, तीनों शून्य बन जाने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, जो कोई भी हमारी पंक्ति अगर शून्य 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 सभी बन जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर यहाँ पर और यहाँ पर कुछ न कुछ मान मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगर शून्य शून्य बन जाता है तो इसकी जाति हमेशा और हमेशा स्टूडेंट्स 2 होंगी। इसकी जाति हमेशा और हमेशा कितनी होंगी, 2, क्योंकि यहाँ पर एक पंक्ति है वो क्या है, शून्य बन गई है। टोटल हमारे पास 3 पंक्ति थी, तो यहाँ पर 3 माइनस है 1, तो यहाँ पर हमारा कितना मान आएगा, 2 मान आएगा स्टूडेंट्स। कितना आएगा, 2। इस प्रकार से आप हिंट के रूप में ले सकते हो। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, क्या मेथड रहेगा हमारा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर क्या करना होगा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें माना R1 R2 एवं R3 मैट्रिक्स ए के पंक्ति सदिश है, ए के पंक्ति और सदिश है, और इन पंक्ति सदिशों का मान कितना है देखिए स्टूडेंट्स। इसलिए यहाँ पर R1 और इसका मान क्या है स्टूडेंट्स, ये पंक्ति सदिश है हमारी, 1 2 और 3, R1 के अंदर लिखा जाएगा 1 2 और 3। उसके बाद में R2 का मान क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए 2 3 और 4, जबकि R3 का मान है वो कितना है स्टूडेंट्स, 0 2 और 2 मान है हमारा। इस प्रकार से पंक्ति सदिश लिख लेने के बाद में यहाँ पर हमें संक्रिया ऑपरेट करनी होंगी स्टूडेंट्स। क्या है, संक्रिया ऑपरेट करनी होंगी, और इन संक्रियाओं का अध्ययन हमने पहले कर लिया है स्टूडेंट्स। किस प्रकार से हम ऑपरेट करते हैं, तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें पंक्ति जाति निकालने के लिए बोला गया है। तो पंक्ति जाति निकालने के लिए इस एलिमेंट को हमें क्या करना होगा, यहाँ पर है शून्य, तो यहाँ पर 2 की जगह अगर हम पहले शून्य बनाते हैं, क्या करते हैं, 2 की जगह क्या बनाएंगे, शून्य, तो फिर हमें क्या करना होगा देखिए स्टूडेंट्स, संक्रिया ऑपरेट करनी होंगी। और संक्रिया किस प्रकार से लगाएंगे, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए 1 2 और 3 एलिमेंट ज्यों के त्यों रख लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना होगा स्टूडेंट से, शून्य बनाना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा, शून्य बनाना होगा। तो फिर यहाँ पर क्या संक्रिया लग सकती है देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं R2 में से और R1 को घटा देता हूं और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद में, तो यहाँ पर क्या है हमारा शून्य मान बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए R2 का मान क्या है, यहाँ पर 2 है, और R1 को घटाना है, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद में, तो यहाँ पर हमारी सदिश है वो पंक्ति सदिश है वो किस प्रकार से बनेंगे देखिए स्टूडेंट्स, 2 और -2, तो यहाँ पर कितना मान आएगा स्टूडेंट से, शून्य आएगा। जबकि यहाँ पर देखिए 3 -4, 3 -4 तो -1 मान निकलेगा,
और 4 माइनस 6, तो यहाँ पर क्या मान आएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 2 मान आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, साथ साथ में ये मैट्रिक्स में साथ में ये केवल और केवल आपके हिंट के रूप में है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए 1 2 और 3 ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ एलिमेंट रखना है हमें, मुख्य विकर्ण का एलिमेंट है, और इसके नीचे वाला अवयव है वो क्या है, हमें शून्य बनाना है। तो यहाँ पर शून्य बनाने के लिए यहाँ पर ये संक्रिया ऑपरेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा मान क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 -1 और -2, और उसके बाद में यहाँ पर नीचे 0 है स्टूडेंट्स पहले से। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, इस -1 मुख्य विकर्ण का एलिमेंट है, इसके नीचे जो मान दिया हुआ है इसको क्या है, शून्य बनाना होगा हमें। क्या है, इसको शून्य बनाना होगा स्टूडेंट। तो इसको शून्य बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ये संक्रिया दी हुई है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें देखिए स्टूडेंट्स, इस 2 की जगह क्या है, शून्य बनाना होगा। इस 2 की जगह क्या है, हमें शून्य बनाना होगा। तो फिर संक्रिया क्या लगानी पड़ेगी, देखिए स्टूडेंट्स, R3 और प्लस 2R2 और -4R1, ये संक्रिया अगर हम ऑपरेट कर दें तो देखिए स्टूडेंट्स, ये संक्रिया क्या है, यहाँ पर इस मान को पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं। क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद में R2 - 2R1, तो इसका मान भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए 0 -2 और माइनस का 4 मान आता है। और फिर हमें क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स, इस R3 के अंदर अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या है, +2 और यहाँ पर -2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर शून्य प्राप्त मान हो जाएगा हमें। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम देखें सरलीकरण करने के बाद में 1 2 और 3 ये मान तो ज्यों का त्यों रख दिया जाएगा, और यहाँ पर क्या करना होगा, इस पंक्ति को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद में स्टूडेंट्स इस मान के अंदर हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारा कितना मान आएगा, यहाँ पर तो 0 -1 और -2 लिखा ही लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट से, 0 लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या मान आएगा स्टूडेंट से, माइनस का 2 मान आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद में -4 और +2, -2 मान शेष रहेगा। अब इसको सरलीकरण करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये पंक्ति सदिश शेष रहेगी 0 0 और -2। तो यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात है, ये संक्रिया ऑपरेट हो जाने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर अगर हमें शून्य प्राप्त हो जाए, क्या है, शून्य प्राप्त हो जाए, तो सभी के सभी मान क्या है, शून्य प्राप्त होंगे। तो शून्य प्राप्त होगा तो इसे शून्य सदिश बोल सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर हमें शून्य प्राप्त नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, तो फिर क्या करना होगा, तो फिर देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको मैं सरलीकरण करके लिख सकता हूँ या फिर डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, -4R1 और +2R2 और +R3 और बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका मान हमें शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, या क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, इससे पहले वाला वीडियो हमने क्या है, LC LI और LD का पढ़ा है। तो सदिशों का LC और LC शून्य सदिश के बराबर नहीं है, शून्य और सदिश के बराबर नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, अब LC का मान है वो क्या है, शून्य सदिश के बराबर नहीं है। अगर LC का मान शून्य सदिश के बराबर नहीं है तो एत एवं यहाँ पर R1, R2 एवं R3 LI होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, LI है। अब LI किस प्रकार से हुआ, देखिए स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, आप ऐसा समझोगे कि पिछले वीडियोस के अंदर सर ने ऐसा बताया कि LI होने पर जो अदिश का मान A1, A2 और A3 इन सभी के मान क्या है, शून्य आने चाहिए थे। तो लेकिन यहाँ पर तो क्या है सर, शून्य मान प्राप्त नहीं हो रहा है। ये चीज़ स्टूडेंट्स अलग है, वो चीज़ अलग थी। यहाँ पर देखिए LI के अंदर हमें पिछले वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा है, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके अंदर सदिश दिया हुआ मिलेगा और अदिश
हमने माना है A1 A2 A3, फिर उस अदिश का मान निकालते हैं। अगर सभी के सभी शून्य प्राप्त हो जाए तो वो Li है, अन्यथा क्या होगा, वो Ld होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं पिछले वीडियोस के अंदर आपको इसके अंदर Li और Ld के अंदर आप कंफ्यूज हो रहे थे, तो इसके लिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। Li का मतलब यहाँ पर I, और I को मैं क्या है, आइस बोल सकता हूँ। आइस का अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर बर्फ ले सकते हैं। अगर आप बर्फ को खुले आसमान के अंदर कुछ समय के लिए रख दोगे तो वहां पर देखिए स्टूडेंट्स, बर्फ है वो पिघल कर क्या है, पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पानी। तो यहाँ पर हमें कुछ ही मान प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हमने बर्फ रखी थी और बर्फ है वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो गई, लेकिन तो बर्फ तो नहीं मिली। तो यहाँ पर हमें क्या मान मिला है स्टूडेंट्स, से शून्य। तो इस तरीके से आप हिंट के रूप में ले सकते हो स्टूडेंट्स। आइस का अर्थ बर्फ, और यहाँ पर बर्फ शेष रही नहीं, तो इसलिए इसका शून्य मान। तो इसलिए A1 A2 A3 इन सभी के मान क्या है, शून्य प्राप्त होंगे। सभी के मान क्या होंगे, शून्य प्राप्त होंगे। जबकि देखिए स्टूडेंट्स, Ld और D का अर्थ यहाँ पर ड्राई ले लेना स्टूडेंट्स, और ड्राई का अर्थ क्या होता है, सूखा। अगर कोई मैं सूखी चीज यहाँ पर खुले आसमान के अंदर रखता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं एक चौक खुले आसमान के अंदर रखता हूँ तो आपको वन का वन चौक है वो उपलब्ध रहेगा स्टूडेंट्स, वहीं पर उसका कुछ नहीं पिघलने वाला है। तो इस तरीके से आप ऐसा समझना, अगर A का मान कुछ न कुछ प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू क्या है, शून्य। तो इसलिए आप Li और Ld को इस हिंट के साथ आप याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर हमें किस तरीके से याद रखना होगा, अगर पंक्ति जाति और स्तंभ जाति पूछे तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें पंक्ति जाति और स्तंभ जाति के अंदर मैट्रिक्स की जाति पूछी जाती है तो फिर हमें क्या करना होगा। यहां पर देखिए, इसको सरलीकरण करने के बाद में प्रत्येक एलिमेंट, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला गया है, LC का मान नॉट इक्वल टू शून्य है, तो फिर यहां पर क्या होगा, R1 R2 R3 Li होगा। क्या होगा, Li। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको याद रखने के लिए आप यहां पर LC शून्य सदिश के बराबर नहीं है। क्या है, LC शून्य सदिश के बराबर है, नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, शून्य सदिश के बराबर नहीं है, हम क्या करेंगे, C के अंदर ABCD हम क्रम से बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, C के बाद में क्या आता है, D आता है। C के बाद में क्या आता है, D आता है। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा बोल रहा है कि शून्य सदिश के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर शून्य मान तो ऐड होने वाला नहीं है, कुछ और मान ऐड होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, C और D मान आना चाहिए हमें यहाँ पर, लेकिन हमारे पास या तो R1 R2 R3 Li होगा या फिर क्या होगा, Ld होगा। तो यहाँ पर शून्य सदिश के बराबर नहीं है, तो स्टूडेंट्स अगला मान हमारा क्या आएगा, I के अंदर कन्वर्ट होगा। किसके अंदर कन्वर्ट होगा, I के अंदर। यहाँ पर अगर देखिए स्टूडेंट्स, LC का मान शून्य हो जाए, क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो देखिए स्टूडेंट, C के अंदर में शून्य को ऐड करता हूं तो C के अगला अक्षर ABCD के अंदर क्या आएगा, D आएगा। क्या आएगा, D आएगा। C और प्लस 0 मतलब कुछ ऐड नहीं करना है, तो C के आगे क्या आएगा स्टूडेंट्स, D आएगा। तो आगे हम क्या बोलते हैं, R1 R2 क्या होगा, LD होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, LD। जबकि यहाँ पर शून्य सदिश के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, R1 R2 R3 क्या होगा, Li होगा। क्या होगा, Li। इस हिंट के साथ स्टूडेंट्स पंक्ति जाति और स्तंभ जाति इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ये केवल मेथड है स्टूडेंट्स, और आप ट्रिक के साथ पंक्ति जाति और स्तंभ जाति तो पहले से ही निकाल सकते हो। यहाँ पर इस हिंट के साथ इसको शून्य बनाइए, फिर इसको शून्य, फिर इसको शून्य, और इन शून्य के अंदर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये साथ में अगर शून्य बन जाए, क्या है, ये शून्य साथ में बन जाए, तो यहाँ पर एक पंक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो हमारे मान है वो एक पंक्ति और दो पंक्ति शेष रहेंगी, तो उसकी जाति भी क्या होंगी स्टूडेंट्स, दो ही निकल कर आएगी। अगर ये शून्य नहीं बन रही है स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो इसकी जाति है वो क्या है, पंक्ति जाति भी 3 निकल कर आएगी। कितनी निकल कर आएगी, 3। तो उसके बाद में हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर
अब इसका मान LC का मान है वो शून्य के बराबर है, नहीं हुआ स्टूडेंट्स। तो चूंकि मैट्रिक्स ए की 3 पंक्तियां Li है, मैट्रिक्स ए की 3 पंक्तियां Li है, इसीलिए ए की पंक्ति और जाति और उसका मान कितना होगा स्टूडेंट्स से 3 होगा। कितना होगा 3। यहां पर हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है स्टूडेंट्स, Li होंगी उसकी मैक्सिमम संख्या है, वही क्या होंगी उसकी जाति। और यहां पर अगर पंक्ति जाति पूछा गया तो पंक्ति जाति हो जाएगी, अगर स्तंभ पूछा गया तो स्तंभ जाति हो जाएगी। तो मैट्रिक्स ए की 3 पंक्तियां है वो क्या है Li है, तो इसकी पंक्ति जाति भी कितनी होंगी स्टूडेंट से 3 होंगी। इसी तरीके से हम स्तंभ जाति को भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। अब स्तंभ जाति को मैं आपको बुक के अंदर ही क्या है हिंट देता हूं स्टूडेंट्स। अब आप कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, क्योंकि LI LD का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से मैंने हल करवा दिया है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपका और इस क्वेश्चन के अंदर देखिए यहाँ पर पंक्ति जाति और स्तंभ जाति का मान पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2009 और 19 के अंदर पूछा हुआ है। तो अब आगे हम स्तंभ जाति निकालेंगे और स्तंभ जाति के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम वही काम करना होगा, यहाँ पर C1 C2 और C3 लिख लेंगे। 3 स्तंभ है हमारे पास। अब यहाँ पर सर्वप्रथम हमें यहाँ पर इस मान को क्या है शून्य करना होगा। इस मान को क्या करना होगा शून्य करना होगा। तो इस मान को शून्य करने के लिए यहाँ पर C2 में से C1 को घटा देंगे और किस प्रकार से 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद में तो हमारा इतना मान निकल कर आएगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगला शून्य बनाएंगे और अगला शून्य बनाने के लिए यहाँ पर शून्य बनाने के लिए देख लीजिए स्टूडेंट्स क्या करना होगा हमें, C3 में से C1 को घटा देंगे 3 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद में तो इतना मान आएगा। फिर आगे किसी प्रकार से हम आगे यहाँ पर शून्य बनाते हैं और शून्य बनाने के बाद में ये संक्रिया ऑपरेट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सभी के सभी मान तो शून्य प्राप्त हुए नहीं हमें। तो यहाँ पर क्या हुआ, LC है वो शून्य सदिश के बराबर नहीं है और शून्य सदिश के बराबर नहीं है तो यहाँ पर C1 C2 C3 क्या होगा Li होगा और इसलिए इसकी स्तंभ जाति भी कितनी होंगी स्टूडेंट्स 3 होंगी। अब यहाँ पर LC शून्य सदिश के बराबर नहीं है तो इसका अर्थ ये हुआ यहाँ पर C के अंदर शून्य तो ऐड होने वाला नहीं है, कुछ न कुछ मान ऐड होगा। शून्य सदिश अगर ऐड होता तो LD होता और LD होता तो हमें आगे क्या प्रोसेस करनी पड़ती। तो इसके लिए एग्जाम्पल सेकंड हल करेंगे, मैट्रिक्स की पंक्ति और स्तंभ जाति ज्ञात कीजिए। तो वही काम करना है स्टूडेंट। सर्वप्रथम हमें 3 यहाँ पर पंक्तियाँ बनेगी तो R1 R2 और R3। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर शून्य पहले से मौजूद है, उसके बाद में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 2 की जगह हमें शून्य लाना होगा। तो वो किस प्रकार से लाएंगे, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या करना होगा, यहाँ पर संक्रिया ऑपरेट करनी पड़ेगी। R3 में से R1 को घटा दिया जाए तो यहाँ पर 0 3 और -2 मान शेष रहेगा। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर शून्य लाना होगा हमें और यहाँ पर शून्य लाने के लिए ये संक्रिया ऑपरेट करनी होगी। और इस संक्रिया को ऑपरेट करने के बाद में ये सभी के सभी क्या है शून्य बन जाते हैं। हमारे पास क्या है, सभी के सभी शून्य बन जाते हैं। तो यहाँ पर इस संक्रिया का यूज करने के बाद में R1 R2 R3 इसका मान शून्य सदिश के क्या है बराबर आ जाता है। तो क्योंकि पंक्ति सदिशों R1 R2 R3 का LC शून्य सदिश है, इसलिए R1 R2 R3 क्या होगा स्टूडेंट्स LD होगा। और LD क्यों होगा कि C के अंदर में 0 को ऐड कर दिया हूँ, C के अंदर 0 को ऐड कर दिया जाए तो C के अगला अक्षर क्या आएगा, ABCD के अंदर D आता है। तो इस तरीके से LD होगा। LD हमारा उत्तर हो नहीं सकता क्योंकि हमने पंक्ति जाति और स्तंभ जाति की डेफिनेशन पढ़ी है। Li होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, Li। तो फिर हमें क्या करना होगा, कोई भी 2 पंक्ति लेनी होंगी, या तो R1 और R2 ले सकते हैं या फिर R2 और R3 ले सकते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी दो पंक्ति लेकर हम मान निकालें तो यहाँ पर हमें शून्य मान प्राप्त नहीं हो रहा है। शून्य मान प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, LC शून्य सदिश के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स की केवल और केवल दो पंक्तियां R1 और R2 LI है, तो इसकी जाति भी कितनी होंगी स्टूडेंट्स से, 2 होंगी। इसकी जाति भी कितनी होंगी, 2 होंगी। और इसी तरीके से आप स्टूडेंट्स स्तंभ जाति निकाल सकते हो। स्तंभ जाति के लिए C1 C2 C3 यूज में ले लेंगे। और यहाँ पर कोई भी संक्रिया ऑपरेट कर करके सर्वप्रथम वही काम करना होगा, यहाँ पर शून्य बनाते हैं, फिर यहाँ पर शून्य और फिर यहाँ पर शून्य। और ये शून्य बन जाने के बाद में अगर देखिए स्टूडेंट्स, तीनों के तीनों मान अगर हमारे पास सरलीकरण करने के बाद में कोई भी एक स्तंभ शून्य मिल रहा है तो उसकी एक जाति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कुल 3 मान दिए हुए हैं, तो 3 - 1, तो इस प्रकार से इसकी जाति भी कितनी होंगी, 2 होंगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए स्तंभ जाति क्या होंगी, 2 होंगी। और इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 को किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, पंक्ति जाति निकालने के लिए जितनी पंक्तियां दी होती है उसको अलग अलग से लिख लेते हैं, R1 R2 R3, 3 पंक्तियां दी हुई है, तीनों पंक्तियां लिख ली है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम यहाँ पर हमें क्या है, शून्य बनाना होगा, और फिर यहाँ पर शून्य बनाना होगा, फिर यहाँ पर शून्य बनाना होगा। तो यहाँ पर संक्रिया ऑपरेट करनी होंगी हमें, और ये संक्रिया इस तरीके से ऑपरेट करने के बाद में यहाँ पर इसका मान अगर मैट्रिक्स के अंदर 2 नंबर के अंदर मान निकालते हैं तो सभी के सभी क्या है, शून्य हो जाते हैं। और शून्य होने की वजह से यहाँ पर एक जाति है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं इसकी जाति है वो क्या होंगी, समीकरण फर्स्ट से मैट्रिक्स की 2 पंक्तियां R1 और R2 क्या हो गई स्टूडेंट्स, LD हो गई। क्या हो गई, LD, क्योंकि शून्य के बराबर मान आ गया। और यहाँ पर समीकरण 2 से अगर मान देखते हैं तो यहाँ पर 2 पंक्तियां R1 और R3 LI है। क्या है, LI, क्योंकि प्रथम घटक को शून्य करने पर R2 - 2 R1 के सभी घटक शून्य हो जाते हैं, और R3 में से R1 को घटाते हैं तो प्रथम 3 घटक शून्य हो जाते हैं। इस प्रक्रिया की आगे पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी जाति 3 तो हो नहीं सकती स्टूडेंट्स, और 3 नहीं हो सकती तो उसके बाद में कितनी जाति शेष रहेगी, 2 जातियां शेष रहेगी। तो एक ही पंक्ति जाति है वो कितनी होंगी स्टूडेंट्स से, 2 होंगी। इसी प्रकार से आप स्टूडेंट से स्तंभ जाति निकाल सकते हैं। स्तंभ जाति के अंदर हम मान निकालते हैं तो फिर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर C1 और C2 तो क्या है, LD है। LD का अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि शून्य के बराबर आने पर मान है वो LD होता है, अगर नॉट इक्वल टू शून्य है तो वो LI होता है। और हमारी जाति है वो LI पर ही निकाली जाती है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, C4 और C1 इसका मान निकालते हैं तो यहाँ पर 1 मान शेष रहता है। इसलिए देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 स्तंभ है, कुल कितने स्तंभ है, 4, जिसमें से यहाँ पर 2 के मान तो क्या है स्टूडेंट्स से शून्य प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन तो फिर मान कितने शेष रह गए, 2। तो इस प्रकार से एक ही अधिकतम 2 स्तंभ LI है, तो मैट्रिक्स की स्तंभ जाति भी कितनी होंगी, मैट्रिक्स। इसका अध्ययन करेंगे या इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, डेफिनेशन, समान कोटि वाली 2 मैट्रिसेज A और B तुल्य मैट्रिक्स कहलाती है यदि एक दूसरी से प्रारंभिक रूपांतरणों के प्रयोग से प्राप्त की जा सकती है। प्रारंभिक रूपांतरण या ई रूपांतरण, इसका अध्ययन स्टूडेंट्स हमने पहले की वीडियोस के अंदर अध्ययन कर लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, किस प्रकार से समझते हैं। यदि A और B तुल्य मैट्रिसेज हो तो इन्हें संकेत A तुल्य B द्वारा प्रकट कर सकते हैं, या ऐसा पढ़ते हैं A B के क्या है, तुल्य हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है इसको मैं संक्रिया ऑपरेट करने के बाद में इसका मान तुल्य कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए R1 और 2, इसका अर्थ ये हुआ प्रथम पंक्ति है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो उसके बाद में यहाँ पर 2 मान आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद में 4, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद में 6 मान निकल कर आता है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये इसके क्या है, तुल्य है स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से यहाँ पर C2 1 और 1 ये संक्रिया ऑपरेट करने के बाद में भी यहाँ पर क्या है, इसको B नाम दिया गया है। तो यहाँ पर A है वो B के क्या स्टूडेंट्स से तुल्य बोल सकते हैं। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम इस पर एग्जाम्पल हल करते हैं।
तो उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, तुल्य मैट्रिसेज होती है, उसकी जातीय मैट्रिसेज होती है, उसकी जातियां आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ए तुल्यकारी बी, रो ऑफ ए बराबर रो ऑफ ए बी। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, प्रारंभिक रूपांतरणों से मैट्रिक्स की जाति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक्स का अभिलंब रूप या फिर नॉर्मल या फिर कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक पर देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही आता है और ये रूप है वो हमें देखिए स्टूडेंट्स मैट्रिक्स की जाति निकालने में बहुत मदद करेगा। तो आर कोटि की प्रत्येक अशून्य मैट्रिक्स को प्रारंभिक पंक्ति और स्तंभों रूपांतरणों के एक सीमित अनुक्रम द्वारा किसी भी एक रूप में संकुचित किया जा सकता है स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए, इस रूप को आपको याद रखना होगा। यहां पर आई आर और यहां पर शून्य, यहां पर शून्य और यहां पर है शून्य, ये रूप भी मिल सकता है, ये रूप भी और ये रूप भी। इन चार रूपों के अलावा आपको कोई रूप नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए आई आर, आर कोटि की इकाई मैट्रिक्स है। क्या है? आर कोटि की इकाई मैट्रिक्स है, जबकि यहां पर जीरो क्या है? शून्य मैट्रिक्स है। इस रूप को मैट्रिक्स का अभिलंब रूप कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स का अभिलंब रूप। और इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी मैट्रिक्स होंगी उसको अभिलंब रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? सर्वप्रथम A11 एलिमेंट होगा, उसको क्या है? इकाई बनाना होगा। और ये एलिमेंट इकाई बन जाने के बाद में फिर हमें क्या करना होगा? प्रथम पंक्ति के उचित गुणजों को अन्य पंक्ति से घटाकर प्रथम स्तंभ के शेष अवयवों के अवयव है वो शून्य बनाते हैं स्टूडेंट्स, जो पीछे हमने पढ़ा है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स का एशलन या त्रिभुजीय रूप क्या होता है? तो यहां पर सर्वप्रथम शून्य पंक्ति, यदि किसी मैट्रिक्स की किसी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो तो वह पंक्ति शून्य कहलाती है। यदि किसी पंक्ति के कुछ या सभी अवयव अशून्य हो तो वह पंक्ति अशून्य पंक्ति कहलाती है स्टूडेंट्स। और यहां पर देखिए सर्वप्रथम ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैट्रिक्स का एशलन या त्रिभुजीय रूप क्या होता है? ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। यहां पर प्रथम एलिमेंट 1 बनाते हैं, जहां तक हमारी कोशिश रहे। अगर एक नहीं बढ़ रहा है तो ये अपेक्षित है केवल। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर सर्वप्रथम शून्य बनाना होगा, फिर उसके बाद यहां पर शून्य, फिर यहां पर शून्य, फिर यहां पर, फिर यहां पर। इस तरीके से शून्य बन जाने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स एक त्रिभुज बन रहा है। अब कोई या सभी शून्य पंक्तियां सभी अशून्य के पश्चात होनी चाहिए स्टूडेंट्स। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंक्तियों में प्रथम अशून्य के पश्चात अवयव के पहले शून्य की संख्या बढ़ती हुई होनी चाहिए। उसके बाद में प्रत्येक पंक्ति में प्रथम अशून्य अवयव इकाई होना चाहिए। यह शर्त आवश्यक नहीं है स्टूडेंट्स, केवल क्या है? अपेक्षित है। इस तरीके से इस एग्जाम्पल को समझाया हुआ है स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा, प्रदर्शित कीजिए ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की क्या है? तुल्य है स्टूडेंट्स। तो यहां पर तुल्य दर्शाने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा? इस पर संक्रिया ऑपरेट कर यहां पर संक्रिया ऑपरेट करने के बाद में सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर A11 का मान है वो हमें इकाई या 1 लाना होगा। तो यहां पर क्या करना होगा? इस स्तंभ को इस स्तंभ के अंदर क्या कर देंगे? चेंजिंग कर देंगे। तो यहां पर C1 1 2 यहां पर चेंज कर दिया, इंटरचेंज। यहां पर इस स्तंभ को यहां पर रख दिया और इस स्तंभ को यहां पर रख दिया। तो इस तरीके से मान लिख दिया, बाकी यहां पर नो चेंज रहेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना होगा? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर तो शून्य पहले से मौजूद है, तो यहां पर हमें क्या है? शून्य लाना होगा। यहां पर क्या करना होगा? शून्य लाना होगा। तो यहां पर ये संक्रिया ऑपरेट कर दी है, R31 और -1। इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स, यहां पर I का मान तो 3 है, जबकि J का मान 1 है और K की वैल्यू -1 है। तो यहां पर इस तरीके से हम मान निकाल सकते हैं और मान निकाल लेने के बाद में ये मैट्रिक्स प्राप्त होंगी। इसी तरीके से आगे देखिए स्टूडेंट्स,
इस मैट्रिक्स के प्राप्त हो जाने के बाद में आगे हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी शून्य मिल गया, यहाँ पर भी शून्य मिल गया, उसके बाद में यहाँ पर शून्य लाना होगा हमें। क्या है, यहाँ पर शून्य लाने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हम संक्रिया का उपयोग करते हैं और संक्रिया का उपयोग कर कर यहाँ पर शून्य बना लेते हैं और यहाँ पर शून्य बन जाने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, सभी के सभी एलिमेंट शून्य बन गए। फिर ऊपर ऐसा ही करना है, यहाँ पर शून्य बनाना होगा, यहाँ पर शून्य और यहाँ पर शून्य। तो यहाँ पर हमें शून्य प्राप्त हो जाने के बाद में यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 लेना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर 1 और 1, इसका मतलब ये हुआ हमें 2×2 की एक इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होंगी। क्या है, 2×2 की क्या होंगी, एक इकाई मैट्रिक्स। और 2×2 की इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाने के बाद में हमें यहाँ पर जो रूप पूछा गया है वही प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर 0×0 क्या है, एक शून्य मैट्रिक्स है। और इसी तरीके से एग्जाम्पल सेकंड करना है हल हमें। सेकंड के अंदर क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, निम्न मैट्रिक्स के तुल्य सबसे सुगम रूप की मैट्रिक्स से प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर जो हमें अभिलंब रूप पढ़ाया गया है उसके अंदर कन्वर्ट करना है। तो सर्वप्रथम हम इस पर संक्रिया ऑपरेट करते जाएंगे। यहाँ पर तो 1 बनाना होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 बनाना होगा और यहाँ पर 1 बनाना होगा स्टूडेंट्स। और बाकी यहाँ पर भी क्या है, सभी जगह शून्य बनेगा। और यहाँ पर इस तरीके से मान निकालते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक 3×3 की इकाई मैट्रिक्स मिल रही है और जो कि यहाँ पर क्या है, I3 बोल सकते हैं। और बाकी यहाँ पर क्या है, शून्य मान शेष रहेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड है, वो इस तरीके से अभिलंब रूप में सम्मानित कर जाति ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अभिलंब रूप है या एशलन रूप है, वो हमें यहाँ पर जाति ज्ञात करने में भी हमारा सहयोग कर रहा है। इस तरीके से आप देखिए स्टूडेंट्स, जितने की हमारे पास इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होंगी वही हमारी क्या होंगी, जाति होंगी। तो इस क्वेश्चन को सर्वप्रथम हम देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, अभिलंब रूप में कन्वर्ट करते हैं। अभिलंब रूप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 1 लाना होगा हमें और बाकी यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर शून्य, यहाँ पर भी शून्य करना होगा। और वापिस अगर 2×2 की इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होंगी तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 आएगा स्टूडेंट्स। इस तरीके से यहाँ पर अगर हमें 2×2 की इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होती है तो इसकी जाति 2 होंगी। अगर 3×2 प्राप्त होती है तो यहाँ पर इसकी जाति भी कितनी होंगी स्टूडेंट्स, से 3 होंगी। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, सरलीकरण करने के बाद में हमारे पास 2×2 की इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होती है तो इसकी जाति भी क्या होंगी, 2 होंगी। ये देखिए स्टूडेंट्स, बुक के अंदर मैं केवल हिंट इसलिए दे रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि इस तरीके के ऑपरेशन है वो मैंने पहले आपको पढ़ा दिया है। इस तरीके से मैं आपको बुक के अंदर केवल हिंट दे रहा हूं। तो यहाँ पर निम्न मैट्रिक्स को अभिलंब रूप में सम्मानित कर जाति ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम अभिलंब रूप में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर I2 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ 1/1। यहाँ पर 2×2 की क्या है, एक इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है तो इसकी जाति भी क्या होंगी स्टूडेंट, से 2 होंगी। इसकी जाति भी कितनी होंगी, 2। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, आप अभिलंब रूप में सम्मानित कर इसकी जाति भी ज्ञात कर सकते हैं। और जो अभिलंब रूप हमने पढ़ा है अभी, वो हमारी जो पहले हमने मैट्रिक्स की जाति निकालना सीखा है, वहां पर भी ये मेथड है वो हमारे लिए क्या रहेगा, यूजफुल रहेगा स्टूडेंट्स। और मेथड है वो क्या है, वहां पर वो यूज करना है, लेकिन हमें आंसर का पहले से पता होगा। तो इसलिए ये मेथड हमारे लिए काफी हद तक यूजफुल होंगे स्टूडेंट्स। और अगले वीडियोस के अंदर हम देखें स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे, आइगेन मान और आइगेन सदिश, इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।